उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में सरकारी अस्पताल की वो पुरानी इमारत आज आग की भट्टी बनी हुई थी। मई का महीना था और आसमान से जैसे आग बरस रही थी। बाहर तापमान 45 डिग्री था, लेकिन अस्पताल के अंदर का माहौल उससे कहीं ज्यादा गर्म और तनावपूर्ण था। यह कहानी किसी बड़े शहर के आलीशान अस्पताल की नहीं है, बल्कि उन लोगों की है जो अपनी हर सांस के लिए भगवान और डॉक्टरों पर भरोसा करते हैं। अस्पताल के जनरल वार्ड में तिल रखने की भी जगह नहीं थी। हर बिस्तर पर दो दो मरीज लेटे थे। चारों तरफ सिर्फ खांसने की आवाजें, बच्चों के रोने की आवाजें और बेचैन परिजनों की प्रार्थनाएं गूंज रही थीं। वार्ड नंबर 4 के कोने में एक 15 साल का लड़का, जिसका नाम राजू था, चुपचाप अपना काम कर रहा था। उसके हाथ में एक गंदा सा पोछा था और बदन पर एक फटी हुई खाकी वर्दी। राजू इसी अस्पताल में सफाई का काम करता था। उसका काम सिर्फ फर्श पर गिरे हुए खून, दवाइयों और गंदगी को साफ करना था। कोई उसकी तरफ देखता भी नहीं था। लोगों के लिए वह सिर्फ एक परछाई था, जिसका होना या ना होना बराबर था। लेकिन राजू की आंखें कुछ और ही कह रही थीं। वह पोछा लगाते हुए भी बार बार आईसीयू वार्ड की तरफ देख रहा था, जहां बड़ी बड़ी मशीनें लगी थीं। राजू अनाथ था। उसके पिता एक पुराने गैराज में मैकेनिक थे और बचपन में राजू ने खिलौनों से ज्यादा अपने और पेचकस से खेला था। लेकिन गरीबी की मार ने आज उसके हाथ में औजार की जगह पोछा थमा दिया था। तभी अचानक एक अजीब सी आवाज ने पूरे अस्पताल को चौंका दिया। सायरन की आवाज नहीं, बल्कि एक भारी मशीन के बंद होने की घरघराहट, और फिर सन्नाटा। आईसीयू वार्ड में लगी सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई मशीन, जो इस वक्त 100 से ज्यादा मरीजों की सांसें चला रही थी, अचानक बंद हो गई। लाल बत्ती जलने लगी, मॉनिटर बीप बीप करने लगे। डॉक्टर और नर्सें पागलों की तरह इधर उधर भागने लगे। डॉक्टर वर्मा, जो इस अस्पताल के सबसे पुराने और सुलझे हुए डॉक्टर थे, पसीने से लथपथ होकर मशीन रूम की तरफ दौड़े। उनके पीछे जूनियर डॉक्टरों की पूरी फौज थी। मशीन रूम में जाकर देखा तो वहां का नजारा डरावना था। वह विशाल मशीन, जिसे प्राणवायु कहा जाता था, एकदम शांत खड़ी थी। डॉक्टर वर्मा ने चिल्लाकर पूछा कि क्या हुआ है, जनरेटर चालू क्यों नहीं हुआ? वहां मौजूद टेक्नीशियन के हाथ कांप रहे थे। उसने डरते हुए बताया कि साहब, बिजली नहीं गई है, मशीन के अंदरूनी सिस्टम में कोई बड़ी खराबी आ गई है। यह सुनते ही डॉक्टर वर्मा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वार्ड में हाहाकार मच गया। ऑक्सीजन का फ्लो रुकते ही मरीजों का दम घुटने लगा था। जिनके पास सिलेंडर थे, वो तो कुछ देर बच सकते थे, लेकिन जो मरीज सीधे पाइपलाइन पर निर्भर थे, उनकी हालत मछली जैसी हो गई थी। तीमारदार, जो अब तक हाथ जोड़कर खड़े थे, अब गुस्से और डर में डॉक्टरों को घेरने लगे। एक बूढ़ी अम्मा डॉक्टर के पैरों में गिर पड़ी, रोते हुए बोली कि मेरे बेटे को बचा लो साहब, वो मर जाएगा। डॉक्टर वर्मा की आंखों में लाचारी थी। उन्होंने तुरंत शहर के सबसे बड़े इंजीनियर को फोन लगाया। आधे घंटे के अंदर एक बड़ी गाड़ी अस्पताल के गेट पर आकर रुकी। उसमें से इंजीनियर सक्सेना उतरे। सक्सेना साहब शहर के माने हुए इंजीनियर थे, विलायत से पढ़कर आए थे। उनके हाथ में महंगा लैपटॉप था और चेहरे पर एक अजीब सा घमंड। वह मशीन रूम में दाखिल हुए जैसे कोई राजा अपने दरबार में आता है। डॉक्टर वर्मा ने हाथ जोड़कर कहा कि सक्सेना साहब, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, 100 जिंदगियां दांव पर लगी हैं। सक्सेना ने बिना उनकी तरफ देखे सिर्फ इतना कहा कि आप लोग बाहर जाइए, मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मैं 15 मिनट में ठीक कर दूंगा। मशीन रूम का दरवाजा बंद हो गया। बाहर राजू, जो सफाई का बहाना बनाकर दरवाजे के पास ही खड़ा था, सब कुछ देख और सुन रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे मशीनें समझ आती थी। उसे पता था कि जब मशीन ऐसी आवाज करके बंद होती है तो बीमारी कहाँ होती है। लेकिन वह एक मामूली सफाई वाला था, उसकी बात कौन सुनता। 15 मिनट बीते, फिर 20, फिर आधा घंटा। अंदर से कोई खबर नहीं आई। बाहर वार्ड में स्थिति बिगड़ती जा रही थी। 2 मरीजों की सांसें उखड़ चुकी थीं। उनके परिवार वालों का रोना, चीखना पत्थर का दिल भी पिघला दे। डॉक्टर वर्मा बार बार दरवाजा खटखटा रहे थे। आखिरकार दरवाजा खुला। इंजीनियर सक्सेना पसीने में तरबतर थे, लेकिन उनके चेहरे पर अब घमंड की जगह झुंझलाहट थी। उन्होंने रुमाल से माथा पोंछते हुए कहा कि डॉक्टर, यह मशीन अब नहीं चल सकती, इसका मदरबोर्ड जल गया है। नया पार्ट दिल्ली से मंगवाना पड़ेगा और रुमाल अब के आज पीन, जिसमें कम से कम 2 दिन लगेंगे। 2 दिन? डॉक्टर वर्मा लगभग चीख पड़े। 2 दिन में तो यहां लाशों का ढेर लग जाएगा सक्सेना साहब। क्या कोई और रास्ता नहीं है? कोई जुगाड़, कोई बाईपास? सक्सेना ने अपने महंगे चश्मे को ठीक करते हुए कहा कि देखिए डॉक्टर, मैं एक क्वालिफाइड इंजीनियर हूं, कोई सड़क छाप मिस्त्री नहीं। जब मैंने कह दिया कि यह खत्म है, तो मतलब खत्म है।
आप मरीजों को शिफ्ट करने की तैयारी कीजिए। यह सुनकर वहां खड़े हर शख्स की उम्मीद टूट गई। शिफ्ट करना नामुमकिन था। इतने सारे गंभीर मरीजों को ले जाने के लिए एम्बुलेंस भी नहीं थी। मौत अब सामने खड़ी नाच रही थी। इंजीनियर सक्सेना अपना बैग उठाकर जाने के लिए मुड़े। डॉक्टर वर्मा सिर पकड़कर वहीं जमीन पर बैठ गए। सब खत्म हो गया था। तभी भीड़ के पीछे से एक दबी हुई और डरी हुई आवाज आई, साहब, मशीन का मदरबोर्ड नहीं जला है। सबने चौंक कर पीछे मुड़ा। वहां राजू खड़ा था, गंदे कपड़े, नंगे पैर और हाथों में वही पुराना पोछा। उसकी नजरें झुकी हुई थीं, लेकिन आवाज में एक अजीब सी सच्चाई थी। इंजीनियर सक्सेना ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और गुस्से में बोले, तू तू मुझे सिखाएगा? जा अपना पोछा लगा, बड़ों के बीच में मत बोल। एक वार्ड बॉय ने आगे बढ़कर राजू को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। चल भाग यहां से, पहले ही इतना तनाव है और तुझे मजाक सूझ रहा है। राजू पीछे हट गया, लेकिन वह वहां से गया नहीं। उसने हिम्मत जुटाकर डॉक्टर वर्मा की तरफ देखा। डॉक्टर वर्मा की आंखों में आंसू थे। राजू ने धीरे से कहा, डॉक्टर साहब, मैंने अपने बापू के साथ ऐसी मशीनों पर काम किया है। जब मदरबोर्ड जलता है तो जलने की बदबू आती है। अभी सिर्फ मशीन ओवरहीट होकर ट्रिप हुई है, उसका कूलिंग वाल्व अटक गया है। अगर आप मुझे एक बार, बस एक बार देखने दें। सक्सेना जोर से हंसा। वाह, अब यह अनपढ़ सफाई वाला जो दिन भर दूसरों की गंदगी साफ करता है, वह हमें इंजीनियरिंग सिखाएगा? डॉक्टर, यह मेरा अपमान है। अगर इस लड़के ने मशीन को हाथ भी लगाया तो मैं कंपनी को रिपोर्ट कर दूंगा कि आपने वारंटी की शर्तों का उल्लंघन किया है। डॉक्टर वर्मा धर्म संकट में फंस गए। एक तरफ एक पढ़ा लिखा बड़ा इंजीनियर था और दूसरी तरफ एक गरीब अनाथ बच्चा। तर्क कहता था कि इंजीनियर सही है, लेकिन डॉक्टर का दिल कह रहा था कि इस बच्चे की आंखों में जो विश्वास है वह झूठा नहीं हो सकता। और वैसे भी खोने के लिए अब बचा ही क्या था? मौत तो वैसे भी आ ही रही थी। तभी वार्ड से एक और चीख सुनाई दी। एक छोटी बच्ची की मां चिल्ला रही थी, मेरी बेटी सांस नहीं ले रही, कोई तो आओ। उस चीख ने डॉक्टर वर्मा को फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। वह खड़े हुए। उन्होंने इंजीनियर सक्सेना की तरफ नहीं, बल्कि राजू की तरफ देखा। राजू, डॉक्टर वर्मा की आवाज भारी थी, अगर तुमने कुछ गलत किया तो शायद हम सबको जेल जाना पड़े, लेकिन अगर तुम सही हो तो जाओ, देख लो मशीन को। सक्सेना चिल्लाया, डॉक्टर, आप पागल हो गए हैं। डॉक्टर वर्मा ने हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया। सक्सेना साहब, आपकी डिग्री ने कह दिया कि मरीज मरेगा, अब मुझे इस बच्चे की अनपढ़ उम्मीद को आजमाने दीजिए। राजू ने अपना पोछा नीचे रख दिया। उसने अपने मैले हाथों को अपनी शर्ट से पोंछा। वह धीरे धीरे मशीन रूम की तरफ बढ़ा। उसके कदम भारी थे, लेकिन डगमगा नहीं रहे थे। उसे पता था कि अगले 10 मिनट उसकी जिंदगी और इस अस्पताल के सैकड़ों लोगों की किस्मत का फैसला करने वाले थे। वह मशीन के पास पहुंचा। वह मशीन उसे किसी राक्षस जैसी नहीं, बल्कि एक बीमार दोस्त जैसी लग रही थी जो मदद के लिए पुकार रही हो। राजू ने मशीन के लोहे के ठंडे शरीर पर हाथ रखा और आंखें बंद करके अपने स्वर्गीय पिता को याद किया। मशीन रूम में इतनी खामोशी थी कि राजू की सांसों की आवाज भी सुनी जा सकती थी। राजू ने अपनी जेब से एक छोटा सा जंग लगा हुआ पेचकस निकाला। यह वही पेचकस था जो उसके पिता ने उसे आखिरी निशानी के तौर पर दिया था। राजू उसे हमेशा अपने पास रखता था, जैसे कोई ताबीज हो। उसने मशीन के पीछे वाले ढक्कन के पेंच खोलने शुरू किए। इंजीनियर सक्सेना ने यह देखते ही चिल्लाया, अरे बेवकूफ, क्या कर रहा है? वारंटी सील तोड़ दी तुमने, अब कंपनी इसे हाथ भी नहीं लगाएगी। सक्सेना डॉक्टर वर्मा की तरफ लपका, डॉक्टर, रोकिए इसे, यह लड़का पागलपन कर रहा है। लेकिन डॉक्टर वर्मा ने सक्सेना का हाथ पकड़ लिया। उनकी पकड़ में एक अजीब सी सख्ती थी। रुक जाइए सक्सेना साहब, डॉक्टर ने धीमी लेकिन कड़क आवाज में कहा, वारंटी बाद में देख लेंगे, अभी बात जिंदगी की है। राजू ने किसी की बात नहीं सुनी। उसका पूरा ध्यान मशीन पर था। जैसे ही उसने पिछला ढक्कन खोला, गर्म हवा का एक झोंका उसके चेहरे पर लगा। अंदर का नजारा देखकर राजू की आंखें चमक उठीं। उसे समझ आ गया था कि बीमारी कहाँ है। मशीन के कूलिंग फैन पंखे के बीच में एक छोटा सा रबर का टुकड़ा फंसा हुआ था। शायद पिछली सर्विसिंग के दौरान किसी ने लापरवाही से उसे अंदर छोड़ दिया था। इस रबर के टुकड़े ने पंखे को जाम कर दिया था, जिससे मशीन गर्म हो गई और उसका सुरक्षा स्विच गिर गया। इंजीनियर सक्सेना ने अपनी बड़ी बड़ी मशीनों और लैपटॉप से जांच की थी, लेकिन कभी झुककर पीछे देखने की जहमत नहीं उठाई थी। राजू ने पेचकस को दांतों के बीच दबाया और अपनी पतली उंगलियों को मशीन के संकरे हिस्से में डाला। जगह बहुत कम थी। उसकी उंगलियां जल रही थीं क्योंकि मशीन अभी भी गर्म थी। बाहर खड़े लोगों की सांसें अटकी हुई थीं। वार्ड में किसी मरीज के जोर से खांसने की आवाज आई, जिससे माहौल और डरावना हो गया।
राजू का हाथ कांप रहा था, लेकिन इरादा पक्का था। उसने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन बोला, बापू, मदद करना। उसने अपनी उंगली को हुक की तरह मोड़ा और उस फंसे हुए रबर के टुकड़े को खींचने की कोशिश की। वह बहुत कसकर फंसा था। इंजीनियर सक्सेना अब अपनी घड़ी देख रहे थे। हो गया तमाशा, 5 मिनट बर्बाद कर दिए इस अनपढ़ ने। अब मैं चलता हूं। वह मुड़ने ही वाले थे कि तभी एक आवाज आई, खट। राजू ने अपना हाथ बाहर खींचा। उसकी हथेली पर एक काला, जला हुआ रबर का टुकड़ा रखा था। उसकी उंगलियों की खाल थोड़ी जल गई थी, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। उसने जल्दी से पंखे को हाथ से घुमाया। पंखा बिना किसी रुकावट के गोल घूमा। डॉक्टर साहब, राजू ने जोर से कहा, चालू कीजिए, स्विच दबाइए। डॉक्टर वर्मा हक्के बक्के रह गए। वह दौड़कर मेन स्विच के पास गए। उनका हाथ कांप रहा था। इंजीनियर सक्सेना ने तिरस्कार से कहा, कुछ नहीं होगा, समय की बर्बादी है। खटक। डॉक्टर ने स्विच दबा दिया। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, कुछ नहीं हुआ। सन्नाटा और गहरा हो गया। सक्सेना के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आने लगी। मैंने कहा था ना। लेकिन तभी घुर्र एक कंपन हुआ। फिर एक धीमी आवाज आई जो धीरे धीरे तेज होती गई। मशीन के अंदर लगा पंखा पूरी ताकत से घूमने लगा। लाल बत्ती बुझ गई और उसकी जगह हरी बत्ती, जीवन की बत्ती जल उठी। मॉनिटर पर आंकड़े बदलने लगे। ऑक्सीजन का प्रेशर, जो शून्य हो गया था, अब तेजी से ऊपर चढ़ने लगा। वार्ड में खड़ी नर्सें खुशी से चीख पड़ी, ऑक्सीजन आ गया सर, ऑक्सीजन आ गया। मरीजों के चेहरों पर जो नीलापन छा रहा था वह धीरे धीरे कम होने लगा। वह बूढ़ी अम्मा जो अभी तक रो रही थी, उसने आसमान की तरफ हाथ उठाकर जोर से कहा, हे राम, तेरा लाख लाख शुक्र है। पूरे वार्ड में एक लहर दौड़ गई। लोग एक दूसरे को गले लगाने लगे। किसी ने तालियां बजाना शुरू किया और देखते ही देखते पूरा अस्पताल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मशीन रूम के अंदर का नजारा देखने लायक था। इंजीनियर सक्सेना का मुंह खुला का खुला रह गया था। उनका महंगा लैपटॉप, उनका विलायती ज्ञान, उनका अहंकार, सब उस छोटे से रबर के टुकड़े और एक गरीब बच्चे की सूझबूझ के सामने धरा का धरा रह गया। डॉक्टर वर्मा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने दौड़कर राजू को गले लगा लिया। उन्होंने यह नहीं देखा कि राजू के कपड़े गंदे हैं या पसीने से बदबू आ रही है। उन्होंने उसे ऐसे गले लगाया जैसे कोई पिता अपने खोए हुए बेटे को गले लगाता है। तूने कमाल कर दिया बेटा, तूने आज भगवान बनकर इन सब की जान बचा ली। राजू सकपका गया। वह अपनी जलती हुई उंगलियों को छुपाने की कोशिश कर रहा था। नहीं साहब, मैं तो बस। डॉक्टर वर्मा ने उसका हाथ पकड़ा और देखा कि उंगलियां जली हुई हैं। उन्होंने तुरंत नर्स को आवाज दी, सिस्टर, जल्दी मरहम लाओ, हमारे हीरो को चोट लगी है। इंजीनियर सक्सेना अब नजरें चुराकर चुपचाप खिसकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर वर्मा ने उन्हें देख लिया। डॉक्टर ने राजू के कंधे पर हाथ रखकर सक्सेना से कहा, सक्सेना साहब, रुकिए। सक्सेना रुक गए। शर्मिंदा होकर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। डॉक्टर वर्मा ने कहा, किताबें पढ़ना अच्छी बात है साहब, लेकिन कभी कभी मशीनों को समझने के लिए डिग्री की नहीं, दिल की जरूरत होती है। आज इस अनपढ़ सफाई वाले ने आपको और मुझे दोनों को एक बहुत बड़ा पाठ पढ़ाया है। सक्सेना कुछ बोल नहीं पाए। उन्होंने सिर झुकाया और चुपचाप वहां से चले गए। खबर आग की तरह फैल गई। पूरे अस्पताल में बात होने लगी कि कैसे एक छोटे से सफाई कर्मचारी ने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े इंजीनियर नहीं कर पाए। लोग वार्ड के बाहर जमा होने लगे। सब उस लड़के को देखना चाहते थे। राजू के लिए यह सब बहुत अजीब था। कल तक जिस लड़के को कोई पानी के लिए भी नहीं पूछता था, आज सब उसे हाथ जोड़कर नमस्ते कर रहे थे। एक बुजुर्ग मरीज जिनकी जान बची थी, उन्होंने अपनी जेब से कांपते हाथों से 10 रुपये का एक पुराना नोट निकाला और राजू की तरफ बढ़ाया। बेटा, मेरे पास बस यही है, तूने मुझे नई जिंदगी दी है। राजू ने नोट लेने से मना कर दिया और पैर छूकर बोला, बाबा, आप ठीक हो गए, यही मेरी कमाई है। यह सुनकर वहां खड़े लोगों की आंखें भर आईं। शाम होते होते अस्पताल के डीन बड़े साहब भी वहां आ गए। उन्होंने राजू को अपने केबिन में बुलाया। राजू डरते डरते अंदर गया। उसे लगा कि शायद मशीन खोलने के लिए उसे डांट पड़ेगी या नौकरी से निकाल दिया जाएगा। वह सिर झुकाकर खड़ा हो गया। डीन साहब अपनी कुर्सी से खड़े हुए। उन्होंने अपनी चश्मा उतारा और राजू के पास आए। राजू, उन्होंने गंभीर आवाज में कहा। जी साहब, गलती हो गई साहब, राजू ने डरते हुए कहा। गलती? डीन मुस्कुराए। पगले, तूने गलती नहीं, चमत्कार किया है। मैंने डॉक्टर वर्मा से सब सुना। मुझे शर्म आती है कि ऐसा हीरा हमारे अस्पताल में पोंछा लगा रहा था। डीन ने अपनी दराज से एक कागज निकाला और राजू के सामने रख दिया। यह तुम्हारी नई नियुक्ति अपॉइंटमेंट का पत्र है। आज से तुम सफाई कर्मचारी नहीं हो,
आज से तुम इस अस्पताल के जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट हो। तुम्हें अब सरकारी क्वार्टर मिलेगा और तुम्हारी तनख्वाह भी 3 गुनी होगी। और हाँ, अस्पताल का खर्चा उठाकर तुम्हें आगे की पढ़ाई भी करवाएगा। राजू को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या यह सपना है? उसने कांपते हाथों से वह कागज उठाया। उसकी आंखों के सामने अपनी बीमार मां का चेहरा नहीं, बल्कि अपने स्वर्गीय पिता का मुस्कुराता हुआ चेहरा आ गया। उसे याद आया कि बापू हमेशा कहते थे, बेटा, हुनर कभी भूखा नहीं मरता। आज वह बात सच हो गई थी। राजू केबिन से बाहर निकला। बाहर शाम ढल रही थी, लेकिन राजू की जिंदगी में आज एक नया सूरज उगा था। उसने आसमान की तरफ देखा और आंसू पोंछते हुए मुस्कुराया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। उसे सबसे बड़ी खुशखबरी अपनी मुंहबोली मां, यानी उस बूढ़ी औरत को देनी थी, जो अस्पताल के बाहर चाय की टपरी लगाती थी और जिसने अनाथ राजू को अपने बेटे की तरह पाला था। वह दौड़ता हुआ गेट की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही वह गेट पर पहुंचा, उसने देखा कि वहां कुछ पुलिस वाले खड़े हैं और भीड़ जमा है। राजू का दिल धक से रह गया। क्या हुआ है? वह भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ा और जो उसने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। राजू भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा। उसका दिल हलक में आ गया था। उसने देखा कि 2 हवलदार उसकी बूढ़ी मां काकी को घेरे खड़े थे। काकी जमीन पर बैठकर रो रही थी। उनकी चाय की केतली लुढ़क गई थी और सारे प्लास्टिक के कप सड़क पर बिखरे पड़े थे। हवलदार जोर से चिल्ला रहा था, नाटक मत कर बुढ़िया, सच सच बता, वो पैसे कहाँ छुपाए हैं? अभी एक मरीज के परिवार का पर्स चोरी हुआ है और यहाँ तेरे सिवा और कौन है जो ऐसी हरकत करेगा? काकी हाथ जोड़कर रो रही थी। साहब, मैंने चोरी नहीं की। मैं तो बस चाय बेचकर पेट पालती हूँ। हम गरीब हैं साहब, लेकिन चोर नहीं हैं। हवलदार ने अपना डंडा जमीन पर पटका। चुप, गरीब हो इसीलिए तो चोर हो। तुम जैसे लोग दिन में भीख मांगते हो और मौका मिलते ही हाथ साफ कर देते हो। चल थाने, वहां सब उगल देगी। राजू ने यह देखा तो उससे रहा नहीं गया। वह दौड़कर हवलदार और काकी के बीच में खड़ा हो गया। उसने अपनी बाहें फैला दी, जैसे अपनी मां को दुनिया के वॉर से बचा रहा हो। खबरदार जो मेरी मां को हाथ लगाया। राजू की आवाज में शेर जैसी दहाड़ थी। वही लड़का जो कल तक नजरें झुकाकर चलता था, आज उसकी आंखों में अंगारे थे। हवलदार एक पल के लिए सहम गया, लेकिन फिर उसे गुस्सा आ गया। उसने राजू को धक्का दिया। अरे वाह, चोर का बेटा भी आ गया। तू ही है ना वो सफाई वाला? जरूर तूने ही अंदर से पर्स चुराकर बुढ़िया को दिया होगा। आज तो मां बेटे दोनों जेल में चक्की पीसोगे। भीड़ तमाशबीन बनी खड़ी थी। कोई आगे नहीं आ रहा था। लोगों को भी लग रहा था कि शायद पुलिस सही कह रही है। फटे हुए कपड़े और गरीबी अक्सर बेगुनाही को भी गुनाहगार बना देती है। हवलदार ने राजू का कॉलर पकड़ लिया और उसे घसीटने लगा। चल थाने, तुझे तो मैं। रुक जाओ। एक कड़क और भारी आवाज ने पूरे माहौल को जमा दिया। यह आवाज किसी और की नहीं, अस्पताल के डीन साहब की थी। भीड़ अपने आप 2 हिस्सों में बंट गई। डीन साहब, डॉक्टर वर्मा और उनके पीछे पूरा स्टाफ तेजी से गेट की तरफ आ रहा था। हवलदार ने डीन साहब को देखा तो सक पका गया। उसने तुरंत राजू का कॉलर छोड़ दिया और सैल्यूट मारा। सर, जय हिंद। सर, हमने चोरों को पकड़ लिया है। यह सफाई वाला और इसकी मां, इन्होंने। जुबान संभाल कर बात करो हवलदार। डीन साहब गुस्से से कांप रहे थे। वह हवलदार के बिल्कुल करीब आए। तुम्हें पता भी है तुम किसके कॉलर पर हाथ डाल रहे थे? हवलदार हकलाया। सर, यह तो मामूली सफाई वाला है। डॉक्टर वर्मा आगे आए। उन्होंने राजू के कंधे पर अपना हाथ रखा एक पिता की तरह, और फिर उन्होंने जो कहा वह वहां खड़े हर शख्स के कानों में गूंज गया। यह सफाई वाला नहीं है, यह इस शहर का गौरव है। आज जिस ऑक्सीजन मशीन के खराब होने से पूरा शहर डर रहा था, उसे बड़े बड़े इंजीनियर नहीं ठीक कर पाए। उसे इस बच्चे ने ठीक किया है। अगर आज ये नहीं होता तो अस्पताल के अंदर 100 लाशें बिछी होती। और तुम इसे चोर कह रहे हो? हवलदार के पैरों तले जमीन खिसक गई। भीड़ में खामोशी छा गई। जो लोग अभी राजू और काकी को हिकारत से देख रहे थे, अब उनकी नजरों में शर्मिंदगी थी। डीन साहब ने काकी की ओर देखा, जो अभी भी जमीन पर बैठी कांप रही थी। डीन साहब, जो शहर के सबसे रसूखदार आदमी थे, वह खुद नीचे झुके। उन्होंने अपने हाथों से काकी को सहारा देकर उठाया। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। आपके बेटे को पहचानने में दुनिया को देर लग गई, लेकिन आपने एक कोहिनूर को पाला है। काकी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने अपनी धुंधली आंखों से राजू की तरफ देखा। राजू, बेटा, ये साहब क्या कह रहे हैं? तूने क्या किया? राजू की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपनी जेब से वह नियुक्ति पत्र, अपॉइंटमेंट लेटर निकाला और काकी के हाथों में रख दिया। माँ, मैंने मशीन ठीक कर दी। अब मैं सफाई वाला नहीं हूं। साहब ने मुझे बड़ा काम दिया है।
अब तुझे धूप में चाय बेचने की जरूरत नहीं है। अब हम इज्जत से जिएंगे माँ। काकी ने उस कागज को देखा। वह अनपढ़ थीं, वह पढ़ नहीं सकती थीं कि उसमें क्या लिखा है, लेकिन उन्होंने राजू की आंखों को पढ़ा। उन आंखों में अब लाचारी नहीं थी, जीत थी। काकी ने उस कागज को माथे से लगाया और फूट फूट कर रो पड़ी। यह दुख के आंसू नहीं थे, यह उस तपस्या का फल था जो उन्होंने बरसों तक गरीबी में की थी। उन्होंने राजू को गले लगा लिया। तभी भीड़ में से किसी ने ताली बजाई, फिर दूसरे ने, फिर तीसरे ने, और देखते ही देखते सड़क पर खड़े सैकड़ों लोग तालियां बजाने लगे। हवलदार शर्म से सिर झुकाकर वहां से खिसक गया। जिस समाज ने उन्हें दुत्कारा था, आज वही समाज उनके लिए तालियां बजा रहा था। डॉक्टर वर्मा मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने राजू से कहा, बेटा, कल सुबह 9 बजे ड्यूटी पर आ जाना। लेकिन पोछा लेकर नहीं, अपना टूल बॉक्स लेकर। राजू ने आंसू पोंछते हुए मुस्कुराकर सिर हिलाया। जी सर। उस रात राजू और काकी अपने छोटे से झोपड़े में वापस आए। घर वही था, दीवारें वही थीं, लेकिन हवा बदल चुकी थी। राजू ने अपने पिता की पुरानी तस्वीर के आगे दिया जलाया। तस्वीर में पिता के हाथ में वही पेचकस था जिससे आज राजू ने तकदीर बदल दी थी। राजू ने मन ही मन कहा, बापू, आपने सही कहा था, मशीनें झूठ नहीं बोलती और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। समापन दृश्य, संगीत और वॉइस ओवर के लिए जगह, लेकिन यहाँ लिखित रूप में कहते हैं कि कीचड़ में खिला हुआ कमल ही सबसे ज्यादा चमकता है। राजू की कहानी हमें सिखाती है कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके हुनर और उसकी नीयत से होती है। दुनिया में न जाने कितने ऐसे राजू हैं जो किसी गैराज में, किसी ढाबे पर या किसी फुटपाथ पर अपनी प्रतिभा के साथ संघर्ष कर रहे हैं। उन्हें बस एक मौके की तलाश है, एक मौका जो उनकी जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों, अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा हुनरमंद है तो उसे छोटा मत समझिए। क्या पता कल की मुसीबत में वही आपका सबसे बड़ा सहारा बने। तो यह थी एक जूते पॉलिश करने वाले और फिर एक सफाई वाले से इंजीनियर बनने वाले राजू की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या आपने भी कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जिसके हुनर ने आपको चौंका दिया हो? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर यह वीडियो दिल को छू गया हो तो इसे शेयर जरूर करें। शायद यह कहानी किसी और राजू की जिंदगी बदल दे। धन्यवाद। जय हिंद।